दोस्तों नमस्कार। सत्ता की रोटी जब पलटती है तो कोई समझ भी नहीं पाता है कि किस वक्त रोटी पलट दी गई और उसको जलने से बचा लिया गया, या फिर रोटी जल रही थी और अब उसे पलटना मजबूरी है। यह दोनों दो परिस्थितियां हैं जिसके बीच कोई दूसरा नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस चुके हैं। कल तक राहुल गांधी को लेकर जो तंज कसे जाते थे और जिन जिन सवालों का जवाब अलग अलग मंत्रालय संभाले मंत्री देते थे, पहली बार गाज उन्हीं पर गिराने की मजबूरी है। क्योंकि जब चुनाव में जाना है और चुनावी वर्ष शुरू हो चला है तो मैसेज इस देश के सामने ऐसा जाना चाहिए, जो गलती हो गई उसके लिए माफ कर दीजिए। क्योंकि राहुल गांधी ने इस दौर में बिल्कुल नया दांव चला है। याद कीजिए 2019 तक वह बुद्धिजीवियों के बीच यानी इंटेलेक्चुअल के बीच उनकी मौजूदगी रहती थी, लेकिन इस दौर में राहुल गांधी की मौजूदगी उन प्रोफेशनल्स के बीच में है, उन लोगों के बीच में है, उन आम जनता के बीच है, जहां से एक ही आवाज निकल रही है कि दरअसल मोदी सिस्टम ने इस देश का बंटाधार कर लिया है और उस बंटाधार देश को अगर संभालना है तो इसे समझना जरूरी है। उससे पहले जान लीजिए सिस्टम हमारा है क्या। तो राहुल गांधी चाहे बेंगलोर की बसों में घूमे, चाहे वह उस स्कूटर के पीछे सवार हो जाए जो स्कूटर वाला घर घर सामान पहुंचाता है, या फिर स्कूटर और मोटरसाइकिल ठीक करने वाले मैकेनिक के बीच में जाकर बैठ जाए, चाहे वो ट्रक ड्राइवरों के साथ सफर करें, चाहे वो खेत खलियान में नजर आने लगे और धान की बुआई करते हुए नजर आए। इस दौर में अलग अलग मुद्दों के आश्रय जरा परखने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी ने जिस जिस मुद्दों को उठाया उस मंत्रालय को संभाले हुए मंत्रियों ने राहुल गांधी पर तंज कसा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी का जो राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन या कहें राजनीतिक बदलाव जिस तेजी से हुआ है, उसने 3 मैसेज देश के सामने साफ तौर पर रख दिए हैं। पहला मैसेज तो यही है कि राजनीति बिना सरोकार के हो नहीं सकती है, यानी आपके अपने जिंदगी के सरोकार आम लोगों के साथ होने चाहिए। दूसरी बात है, उन आम लोगों के साथ सरोकार आपके तभी होंगे जब आप उनके दर्द में शरीक होंगे। और तीसरी बात यह है कि अगर आपके भीतर कोई सवाल है तो उन सवालों को सुनने के लिए सत्ता मौजूद है, यानी नेता मौजूद है। तो क्या यह परिस्थिति मोदी सरकार के साथ जनता के बीच कटती चली गई? और शायद यही वजह है कि मोदी अब जिस मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं, जिस मंत्रिमंडल को फेंटना चाहते हैं, उसकी फेरिस्त एक एक करके अगर आप समझना शुरू कीजिएगा तो वह दर्जन भर मंत्रालय फिलहाल उस कटघरे में खड़े हैं जहां के मंत्रियों को हटाया जा सकता है, बदला जा सकता है। और उस मंत्रालय से जुड़े सवालों को अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी ने बाखूबी उठाया है। तो हम उन मंत्रालयों का जिक्र आपसे करें उससे पहले 2-3 बातें साफ कर लीजिए। क्या राहुल गांधी का प्रभाव राजनीतिक तौर पर इतना ज्यादा होने लगा है कि मोदी सत्ता घबराने लगी है? क्या वाकई जिन सवालों को लेकर जो संवाद अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी कर रहे हैं वह शायद सरकार के लिए मुश्किल हालात बनाते चले जा रहे हैं? और तीसरी परिस्थिति है कि अभी तक जिस रूप में इस देश को चलाया, अगर लगातार विपक्ष उस आवाज को उठा रहा है और जनता भी उसे समझने लगी है, तो क्यों नहीं एक झटके में उसका दोषारोपण उन्हीं मंत्रालयों को संभाले मंत्रियों पर कर दिया जाए, जैसे कर्नाटक में मंत्रियों को टिकट नहीं दिए थे, जैसे गुजरात के भीतर मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री को बदल दिया गया और कुछ को चुनाव मैदान में उतरने से भी रोक दिया गया। तो क्यों नहीं यह प्रयोग राजनीतिक तौर पर केंद्र की सरकार के भीतर हो जाए? क्योंकि किसी नेता किसी मंत्रालय की क्या जरूरत है जब पीएमओ अपने आप में सक्षम है और वो काम कर रहा है। और जाहिर है इस दौर में सारे आरोप प्रत्यारोप और किसी पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पर ही आए हैं। तो क्यों नहीं समूचे मंत्रिमंडल को इस तरीके से फेंटा जाए जिसके बाद चुनावी वर्ष में जब चुनाव मैदान में मोदी अपनी सत्ता के साथ उतरे तो मंत्रियों के चेहरे
3 बातों पर गौर करें। पहला, मंत्री वह बने जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन अपने इलाके में मजबूत हो, यानी जिसकी राजनीतिक पहुंच और पकड़ हो, उन नेताओं को लेकर आया जाए। दूसरी परिस्थिति कहती है कि जहां जहां कमजोर है या जिन जगहों पर विपक्ष की चुनौती है, वहां से चंद ऐसे लोगों को लेकर आया जाए जिसके जरिए वहां राजनीतिक जमीन मजबूत हो जाए। और तीसरी परिस्थिति साफ कहती है कि सीधे तौर पर जो भी टेंटेड है, जिस पर कुछ आरोप लगे हैं, जिसने कोई काम नहीं किया है, जिसके मंत्रालय को लेकर बहुत सारे सवाल जनता के भीतर परसेप्शन के तौर पर उठने लगे हैं, अब उसे बदल दिया जाए। जाहिर है ऐसे में पहला नाम देश के वित्त मंत्री का आएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बैंकों का फ्रॉड हो, बैंकों के जरिए मर्जर के बाद भी स्थितियां नाजुक हो, एनपीए का बढ़ना हो, रिटर्न ऑफ करना हो, आरबीआई को लेकर जो सवाल लगातार बढ़ती महंगाई पर नकेल न कस पाने को लेकर उठ रहे हो, और इन सारे चीजों की परिस्थिति में कॉरपोरेट अफेयर्स का जो सवाल हो, ये सारे सवाल उलझन में डालते हैं। तो क्यों नहीं वित्त मंत्री को बदल दिया जाए। मुश्किल तो चीन को लेकर भी है, जहां पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था और देश के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ तंज भी कसा था, तमाम मंत्रियों ने तंज कसा था, प्रधानमंत्री तक ने कहा था ना कुछ एक जमीन पर कब्जा है ना है। तमाम सैटेलाइट की तस्वीरें आई, तमाम सवाल जवाब होते चले गए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाने से चूके नहीं। तो क्या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की भी कुर्सी बदल जाएगी? यह दूसरा मंत्रालय शायद सबसे अहम मंत्रालय है। तीसरी परिस्थिति स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ हुआ। तो क्या अनुराग ठाकुर से यह विभाग छीन लिया जाएगा? अगर वो आईएनबी मिनिस्टर बने भी रहते हैं तो भी एक नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर चाहिए। एविएशन को लेकर जो सवाल जिस तेजी से इस देश में उठा है, जो भी कीमत लगा दीजिए, जो भी किराया देना है दे दीजिए, मुश्किल हालात में एक अगर गो बंद हो गया, गो एयर बंद क्या हुआ, उसके बाद मुश्किल हालात देश में पैदा हो गए। तो क्या एविएशन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बदल जाएंगे? कृषि मंत्री तोमर, इनको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। और राहुल गांधी अब जब किसानों के बीच सीधे जा चुके हैं और किसानों के रिफॉर्म को लेकर, यानी एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर जब जनता ने ही खारिज कर दिया प्रधानमंत्री मोदी के पूरे प्लान को, तो क्यों नहीं अब कृषि मंत्री भी नए तौर पर ले आए। अगला सवाल तो आदिवासियों को लेकर भी है। आदिवासी भी सत्ता के साथ खड़ा नजर नहीं आता है। तमाम राज्यों के भीतर झांक लीजिए या केंद्र स्तर पर झांक लीजिए, 2019 में वोट बढ़े जरूर थे, लेकिन इस दौर में आते आते परिस्थितियां नाजुक हो गई है। और उस पर तो एक काम मध्य प्रदेश के भीतर जो हुआ है, उसने तो बहुत ज्यादा दूषित स्थिति बीजेपी के साथ खड़ी कर दी है। तो क्या आदिवासी मंत्रालय के नेता को भी बदल दिया जाएगा? यकीनी तौर पर निगाहें वहां भी है, यानी अर्जुन मुंडा की कुर्सी भी बदली जाएगी या हटाए जाएंगे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को झारखंड यूं ही दे दिया गया है। और बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा में 36 का आंकड़ा शुरुआती दौर से रहा, लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है। सब कुछ नया चाहिए, पाक साफ तरीके से चाहिए। इसमें एक टेंटेड मंत्री का जिक्र होने की जरूरत है। जो मिश्रा जी हैं, यानी टेनी, लखीमपुर खीरी के मंत्री, गृह राज्य मंत्री हैं, उनको हटाने की जरूरत है, क्योंकि मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। किसी ब्राह्मण को लाना होगा तो ले आएंगे, वो ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, वो वहां के लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हो सकते हैं, वो मनोज तिवारी के तौर पर नई परिस्थिति लाकर खड़ा कर सकते हैं, द्विवेदी जी हो सकते, कई हो सकते हैं ब्राह्मण। तो ऐसे स्थिति में क्यों साथ रखा जाए जहां एक भी सवाल है। रेलवे मंत्रालय को लेकर भी तो सवाल है कि एक भी भर्ती नहीं हो रही और एक्सीडेंट होते चले जा रहे हैं, किराया बढ़ते चला जा रहा है। क्यों नहीं उन्हें बदल दिया जाए? और जब पूरी इकोनॉमी को ठीक करना है एक बरस के भीतर, चुनावी दृष्टि से जहां पर महंगाई को सस्ते में तब्दील करना है, तो तेल मंत्रालय का जिक्र भी हो सकता है, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल को कम करने का वक्त आ गया है, उसकी कीमत कम करनी होगी। रशिया से जो लाभ होना था हो चला है। 40,000 करोड़ का मुनाफा हमें युद्ध के दौर में तेल को रशिया से आयात करने के बावजूद मिला, और दुनिया के बाजार में हम रिफाइन करके उस तेल को बेच रहे हैं। तो इकोनॉमिक ढांचे के दायरे में जो आता है उस परिस्थिति को बदल डाली। और खास तौर से अडानी कांड ने तो दुनिया भर में थू थू कर दी।
हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी कंपनी के 4 लाख करोड़ रुपए एक झटके में जो गायब हुए और अभी भी वो गिन ही रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है और पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक सवाल तो कॉरपोरेट में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के ना होने का उठा, इस देश के पीएसयू को कौड़ियों के मोल बेचने को लेकर उठा, प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार अपनी कमाई देखती रही। तो क्या इस चुनावी बरस में कुछ ऐसी सरकार की तस्वीर जनता के सामने पेश की जाए जिससे जनता को लगे हां अब ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी भी कह पाए हां अब देखिए हमने सब कुछ ठीक कर दिया। तो इस फेरिस्त में तो एमएसएमई भी आएगा। वहां जितनी बड़ी तादाद में एमएसएमई बंद हुए तो उसके मंत्री तक का नाम कोई जानते नहीं है, और उसमें नाम नारायण राणे का है। तो नारायण राणे को क्यों रखा जाए? जब शिवसेना तोड़ चुके हैं, जब एनसीपी को तोड़ चुके हैं, महाराष्ट्र की सियासत हम मान चुके हैं साध लेंगे, तो फिर केंद्र के भीतर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फिर देखा जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद किसका क्या करना है राज्यवार। लेकिन जहां की जो परिस्थिति है वो शायद मुश्किल हालात में ला रही है, और ऐसे में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री संभाले हुए भूपेंद्र यादव को भी तो परखना होगा। उनकी कितनी जरूरत इस मंत्रालय को लेकर है। एक मंत्रालय तो उनके पास है ही जो इस देश की प्रकृति को देखती है, नेचुरल रिसोर्स को देखती है, और तमाम चीजों के भीतर क्लाइमेट चेंज को लेकर वो तमाम जगहों पर बात तो कहते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को लेकर कोई जिक्र नहीं होता है, लेबर को लेकर कोई जिक्र नहीं होता है। तो क्या जरूरत है? तो क्यों नहीं उसे बदल डाला जाए? और इस दायरे के भीतर में कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री भी तो आती है, वहां को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, जिसको कि राजीव चंद्रशेखर संभाले हुए हैं, वहां पर भी तो सवाल होगा। तो क्यों नहीं उसे बदल दिया जाए? दर्जन भर मिनिस्ट्री का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो उसमें एक नाम पीयूष गोयल का भी आएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर जो सवाल इस दौर में, एक्सपोर्ट लगातार कम हुआ है, इंपोर्ट लगातार बढ़ा है, बैलेंस हो नहीं पा रहा है। तो क्या इसके लिए एक नई परिस्थिति इकोनॉमिकली इस देश के भीतर में मंत्रालय के जरिए खड़ी कर दी जाए, एक चेहरा बदला जाए, मैसेज दिया जाए? क्योंकि यह तो हर कोई जानता है, पीएमओ के भीतर हर मंत्रालय से संबंधित एक बाबू बैठा हुआ है, यानी एक नौकरशाह बैठा हुआ है, जिसके इशारे पर मंत्री को भी नाचना पड़ता है या मंत्री को उसी अनुकूल काम करना पड़ता है। मंत्री अपने तौर पर कोई बड़ा निर्णय ले ले ऐसा होता नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या एक के बाद एक डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सपोर्ट मिनिस्ट्री, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एविएशन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, माइन मिनिस्ट्री, एमएसएमई मिनिस्ट्री, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, एक लंबी फहरिस्त तो पड़ी हुई है। लेकिन अगला सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति के लिए प्रधानमंत्री अगर मजबूर हो चले हैं तो जाहिर तौर पर इस देश के भीतर के अलग अलग जगहों से जो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं या जो शामिल हैं, उनकी कतार आपको बहुत साफ तौर पर इस नए मंत्रिमंडल में दिखाई देगी। क्योंकि उनके जरिए राजनीति साधने का मतलब यह है कि हम बीजेपी से किसी को नहीं ला रहे हैं और बीजेपी को कोई प्रमुख पद भी नहीं दे रहे हैं। हम तो उस एनडीए के सहयोगियों के साथ खड़े हैं। जिनका साथ ना रहे तो फिर 272 का आंकड़ा तो दूर की बात है, 200 तक हाँफते हाँफते पहुंचना भी मुश्किल होगा और स्थिति 150 के नीचे आकर खड़ी ना हो जाए, जिसके बाद कोई भी राजनीति, कोई भी रणनीति, कोई भी कूटनीति और कोई भी तिकड़म या कोई भी हुनर काम करेगा नहीं। लेकिन ये सारी परिस्थितियों में सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी का जो राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ध्यान दीजिए, उन्होंने एक एक सेक्टर को लेकर जो सवाल उठाए, उस सेक्टर से जुड़े हुए मंत्रालय और उस सेक्टर के उठे हुए सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में सरकार भी नहीं है। कॉरपोरेट का सवाल हो, इस देश के भीतर अडानी कांड का मसला हो, एमएसएमई का सवाल हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सवाल हो, कौड़ियों के मोल जो पीएसयू बेचे जा रहे थे उनका सवाल हो, जो बढ़ते हुए एनपीए का सवाल हो, फिर उसको रिटर्न ऑफ करने का सवाल हो, फिर जिनको पैसा लेकर भाग गए उनको दोबारा से लोन दिया जा सकता है, इस नीतियों को लेकर सरकार और आरबीआई की सहमति हो जाए। ये सारी परिस्थिति बताती है कि सरकार उस धड़कन पर अपनी उंगली नहीं रख पाई जहां पे राहुल गांधी की मौजूदगी होती चली गई। वो सवाल चाइना से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, वो सवाल मणिपुर से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। मणिपुर के भीतर प्रधानमंत्री की खामोशी अद्भुत रही,
लेकिन राहुल गांधी वहां के आम लोगों के बीच बैठे और जब प्रधानमंत्री को लेकर लोगों ने सवाल किया, वहां के पत्रकारों ने तो राहुल गांधी ने खारिज कर दिया, हम राजनीति करने नहीं आए। यानी ट्रांसफॉर्मेशन की यह परिस्थिति साफ बतलाती है कि भारत के भीतर सत्ता से टकराते हुए राजनीति करना शायद लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुद्दों के आश्रय और मुद्दों के साथ खड़े होकर लोगों के बीच पहुंच जाना, लोगों को राजनीतिक तौर पर खड़े करके सत्ता को चुनौती देने की स्थिति एक झटके में लाई जा सकती है। और यही हो रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर छात्रों से मुलाकात के बीच छात्रों की बेरोजगारी हो, एजुकेशन का सवाल हो, यह सवाल उठे तो छात्रों के बीच सवाल रेंगने लगा। कई दिनों तक इसको लेकर चर्चा होती रही। सरकार की सांसें फूलने लगी तो वहां पर प्रिंसिपल और डीन को कहना पड़ा, हमने तो इजाजत नहीं दी। घबराहट है। दिल्ली की एक बस्ती में जाना, वहां पानी, घर, रोजगार, काम का संकट, जो चूल्हा होता है, जो खास तौर से महंगाई से जुड़ी हुई जो सिलेंडर का जिक्र है, उसको भी खुले तौर पर करना, यह मैसेज था कि जो बस्तियों में लोग रहते हैं, शहरी बस्तियों में जो अलग अलग जगहों से आते हैं काम करने के लिए, उनके बीच उनसे संवाद बनाया जाए। यह स्थिति राजनीतिक तौर पर चुनौती देती है मोदी सत्ता को, क्योंकि वह अपनी उपलब्धियों का पिटारा लेकर ही घूम रही है। और इसीलिए ध्यान दीजिए, ट्रक ड्राइवर के साथ बैठकर क्या जिक्र था, उनकी जिंदगी की जद्दोजहद पर जिक्र था। दिवाली हो, घर नहीं जा सकते हैं, बोनस नहीं मिलता है, दिन रात ड्राइवरी करनी पड़ती है। तो जो मंत्री हैं उन्होंने क्या कह दिया, गडकरी साहब ने कह दिया, अब हम एसी केबिन बना देंगे ड्राइवरों का। यानी जब अमेरिका के ट्रकों पर भी सवार हो गए और वहां पर स्थिति देखी परखी, लेकिन वहां यह भी देखा कि ट्रक का मालिक जो होता है वो ड्राइवर ही है। और यह सवाल होते होते कहां पर उठा? यह सवाल उठा जब मोटरसाइकिल और करोल बाग के इलाके में दोपहिया वाहनों को जो ठीक करने वाले मैकेनिक्स हैं, जिनके पास हुनर है, वहां जाके ये सवाल उठा सुपर मैकेनिक के नाम पर कि आपका हुनर है लेकिन आपकी कोई फैक्ट्री नहीं है, आप किसी कंपनी के मालिक नहीं है, आप हमेशा से यही रह जाते हैं। यानी जो सवाल कॉरपोरेट को लेकर, स्वस्थ प्रतियोगिता को लेकर उठा रहे थे कि आप अपने दो चार मित्रों में ही सब कुछ क्यों देते हैं, राहुल गांधी ने एक झटके में उसका ट्रांसफॉर्मेशन उन मैकेनिक्स के साथ कर दिया कि आप मालिक क्यों नहीं हो सकते। तो क्या भारत के भीतर में जिस कॉरपोरेट इकोनॉमिक के आश्रय प्रधानमंत्री मोदी अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए हैं, और एक वक्त कांग्रेस भी उसे संभालती थी, लेकिन पहली बार उस कॉरपोरेट इकोनॉमी से हटकर उस सामाजिक या समाजवादी दायरे में खुद को खड़ा करके एक वृहद तौर पर लोगों को साथ जोड़ना और उनको उस हिस्सेदारी में लाकर खड़ा कर देना जहां पर कोई सोचता नहीं था, ऐसी परिस्थिति पहली बार आई है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पैसे वाला ही मालिक क्यों होगा, जो मैकेनिक है, जो हुनरमंद है, वो मालिक क्यों नहीं होगा, यह सवाल उठा है। जो बुआई कर रहे थे धान की, उसमें यह सवाल जरूर उठा कि बहुत सारे कैमरे थे। कैमरे तो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द भी रहते हैं, तो क्या उससे तुलना की जाए? शायद नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि पास में सिर्फ कैमरा है, ना कोई दिखाने का माध्यम है, अपने माध्यम से ही चीजों को दिखाना और परोसना है। मीडिया भी साथ खड़ी हुई नहीं है। तो लोगों के बीच सिंबॉलिकली इस देश के भीतर में कांग्रेस का कोई नेता अगर जा रहा है तो उसको किस रूप में दिखाया जाए और ये मैसेज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे गूंजे कि भारत के भीतर में जो राजनीतिक बदलाव की सोच है वो जनता के भीतर से तभी आएगी जब जनता को महसूस होगा कि उसकी जिंदगी सत्ता बदलने के साथ बदलेगी। क्या ये सोच इससे पैदा हो रही है? शायद हो रही है। हम इसका सवाल इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि देखिए, पहली बार जाति के आधार पर भी कुछ सवालों को राहुल गांधी ने उठाया है। जाति के सवाल का मतलब बहुत साफ तौर पर यह है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना हक मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, इस बात का भी जिक्र खुले तौर पर उन्होंने किया कि जो केंद्र के कर्मचारियों के भीतर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी है, ये सिर्फ 7% है, जबकि इनका आबादी तो ज्यादा है। यानी अब उस राजनीति को भी साधने के लिए सरकार के भीतर के ही परिस्थिति को उभारने से राहुल गांधी कतरा नहीं रहे। और जब हम आपसे जिक्र फाइनेंस मिनिस्ट्री का कर रहे थे तो हमारे भीतर 2-3 सवाल और थे। इस दौर में हमने देखा बैंकों का फ्रॉड बढ़ा, लेकिन जानकारी निकल कर आई कि जीएसटी के जो
खाते खुले हुए हैं इस देश के भीतर में, वह तकरीबन करोड़ों में 1,39,00,000 खाते हैं जो टैक्स पेयर के रजिस्टर्ड जीएसटी खाते खुले हुए हैं। उसमें से संदिग्ध खातों की जांच जो की थी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने की थी, यानी सीबीआईसी ने की, और उसने देखा कि 69,000 खातों को जो परखा गया तो उसमें तकरीबन 25% जीएसटी खाते जो थे वो मौजूद ही नहीं थे, यानी फ्रॉड थे, और उनके जरिए 15,000 करोड़ की टैक्स चोरी गायब हो गई। तो क्या 17,000 फर्जी खाते सिर्फ 69,000 खातों में से जांच के बाद पता चला? तो एक फ्रॉड सिस्टम इस देश के भीतर चल रहा है। और उसके साथ साथ यह भी सवाल है कि जीएसटी का खाता खुलवाना और जीएसटी के अधिकारी जिस लिहाज से उसमें वसूली करते हैं वह भी लोगों के भीतर सवाल है। फिर सवाल यह भी था कि अगर टैक्स चोरी ऐसे हो रही है तो क्यों नहीं इसको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में लिया जाए, नहीं उसी ईडी के हवाले अब कर दिया गया, कल ही नोटिफिकेशन आया। यानी जो हो रहा था उसमें अभी तक जो लूट मची हुई थी, जो सरकार के अनुकूल के ब्यूरोक्रेट्स थे या खुद को सरकार के अनुकूल करके एक सिस्टम को इस तरह बना दिए थे, राहुल गांधी ने उस सिस्टम की पोल पट्टी खोल दी, उसको उभार कर रख दिया कि यह सिस्टम आपका ऐसे काम करता है। क्योंकि बैंक फ्रॉड के मामले देखिएगा तो पार्लियामेंट में जानकारी दी गई थी 2017 से 2022 तक 98,952 करोड़ बैंक फ्रॉड हुआ है, और इसमें विलफुल डिफॉल्टर जो थे जिन्होंने पैसा लेके नहीं लौटाया, कहा हम नहीं लौटाएंगे, वो रुपए थे 92,570 करोड़ रुपए। और इस बरस जो पिछला फाइनेंशियल ईयर बीता है, आरबीआई की फाइनेंशियल फाइनल रिपोर्ट जो बतलाती है ईयरली, उसने जानकारी दी कि 13,530 फ्रॉड केसेस सामने निकल कर आए, जिसमें 28,792 करोड़ के फ्रॉड फिर हो गया। यह जो पूरा सिस्टम अपने तौर पर रेंग रहा है, उसके भीतर एक एक चीजों को उभारना, मसलन एलआईसी का सवाल राहुल गांधी ने उठाया, तो क्या एक झटके में चीजें निकल कर आई कि मई 2022 में जो मार्केट कैप था वो 5,48,000 करोड़ का था, और मई 2023 में बरस भर के भीतर मार्केट कैप जो था वो घटकर 3,59,000 करोड़ पर आ गया, यानी 2 लाख करोड़ रुपया लगभग कम हो गया। यानी उस दौर में राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। हमें इसलिए इसको बताने की जरूरत है क्योंकि एक दबाव है सरकार पर, और दबाव में भी सीधे निशाने पर राहुल गांधी इसलिए सरकार को ले रहे हैं कि वो समझ गए हैं कि जनता के भीतर का जो आक्रोश है उसको अगर राजनीतिक शब्दों में ढाला जाए और जनता को राजनीतिक तौर पर मैसेज देने को कहा जाए तो उसी अंदाज को सामने उभारा जाए। यह 2019 की राजनीति में नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने एलआईसी और इसका जिक्र किया, अडानी कांड का जिक्र किया, तो उन्होंने 2 लाइन लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, साहेब का बस एक ही फोकस, सेठ को कैसे बचाएं, चाहे जनता की कमाई लुट जाए, चाहे शेयर धारकों का निवेश डूब जाए। साहेब कौन है, सेठ कौन है? जब इन परिस्थिति को समझिएगा तो इसके बाद अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो राहत और रियायत का जो बरस है वो बरस अब सत्ता के लिए शुरू हो गया है। शायद इसीलिए जो एसी का ट्रेवल था उसकी कीमतें 25% घटाने का प्रस्ताव हो गया कि महंगा नहीं रखें। अब आने वाले वक्त में जो पेट्रोल डीजल है उसकी कीमत कम होगी, आने वाले वक्त में जो हेल्थ और एजुकेशन से जुड़ी हुई फीस है उसको कम करने का प्रावधान की दिशा में ये बढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीजें बतलाती हैं कि जब सरकार चुनाव की दिशा में जा रही है तो वह कुछ राहत रियायत देती है, लेकिन पहली बार सत्ता ने महसूस किया है कि राजनीतिक तौर पर जिन सवालों को उठाया जा रहा है उसके कटघरे में वो खड़े नहीं है, बल्कि जनता उसको लेकर एजुकेट हो रही है और वो समझने लगी है कि उसकी ये हालात क्यों हो रही है। और शायद यही वो घबराहट है जिसमें दर्जनों मंत्रालय कटघरे में हैं, दर्जनों मंत्री हटेंगे, बदले जाएंगे। यह राजनीतिक तौर पर परखा जरूर जाएगा, लेकिन स्थितियां सत्ता के भीतर धड़कनें बढ़ाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया।